नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शिंदे गुट नहीं करेगा सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग। अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल को शिंदे गुट नहीं भेजेगा चिट्ठी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ऐसी खबर आई थी कि फ्लोर टेस्ट की मांग शिंदे गुट कर सकता है, बीजेपी कर सकती है, लेकिन इन सब के बीच शिंदे गुट ऐसी कोई भी मांग नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव की मांग नहीं करेगा शिंदे गुट। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, यानी अविश्वास प्रस्ताव की मांग नहीं करेगा, यानी जो हम सोच रहे थे कि सदन में फ्लोर टेस्ट होगा, मामले का जल्द निपटारा होगा, ऐसी स्थिति अब नहीं बनती दिख रही है। बिल्कुल अंजना, एक बात समझ लीजिए कि अगर शिंदे गुट जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करता है तो भी दो ऑप्शन बचते हैं। या तो बीजेपी अप्रोच कर सकती है गवर्नर को कि ये बताने के लिए कि साफ तौर पर दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में है, या फिर राज्यपाल खुद ये निर्णय ले कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार अभी भी 145 का जो मैजिक नंबर है वो अचीव कर पा रही। ये दो स्थितियां अभी भी हो सकती हैं। जितना हमें पता चल रहा है वो ये बात है कि कहीं ना कहीं एक बार तो ये कोशिश जरूर की जाएगी कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए 11 जुलाई से पहले। 11 जुलाई जो कि सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख रखी गई है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को डिसाइड करने के लिए, उससे पहले एक बार ये कोशिश की जाएगी कि फ्लोर टेस्ट हो। लेकिन जो पेच फंस रहा है अंजना, वो यहाँ शायद फंसता हुआ दिख रहा है कि सरकार गिराने के बाद जो नई सरकार बनानी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवसेना है, वो सीएलपी लीडर है शिवसेना के, वहीं पर उद्धव ठाकरे ने किसी और को सीएलपी लीडर अपॉइंट किया है। तो जो आप कह सकते हैं कि विप जारी होगी, वो विप किन चीजों पे जारी होगी, क्या किस तरह किस सीएलपी लीडर से जारी होगी, ये सारी आप कह सकते हैं कि टेक्निकलिटीज को देखते हुए अभी शायद शिंदे गुट कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी साफ इस वक्त नजर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जिसपे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जाएगा। ये हो सकता है कि जब फ्लोर टेस्ट की बातों को शिवसेना के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कहकर कि आपने जब डेप्यूटी स्पीकर के पावर्स पे एबियंस में रखा है, उस पर स्टे लगाया, तो इस चीज फ्लोर टेस्ट को भी तब तक स्टे पे रखा जाए। तो ये सारी जो टेक्निकलिटीज निकल कर सामने आ रही है उसमें सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि गवर्नर क्या फैसला करते हैं। क्या वो बीजेपी की मांग एक्सेप्ट करते हैं या फिर वो खुद ये फैसला करते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अंजना, चलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। यानी जो हलचल है उसमें अब पूरे मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मामला है 11 जुलाई तक जो टल गया है, दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट में अविश्वास प्रस्ताव बागी गुट नहीं अभी मांगेगा। आइए आपको दिखाते हैं, शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिखी है। खत में अपनी बगावत को आत्मसम्मान बताया है, बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग की है। दीपक केसरकर की चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए। आपको बताएं, बगावत नहीं स्वाभिमान की लड़ाई शिवसेना की। पिछले 5 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। हम आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के शिव सैनिक जो कुछ समय के लिए निकले, गंदे हो गए, सुअर बन गए। राज्यसभा में बैठने वाले हम पर भरोसा करते हैं और रोज अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वे हमारे शवों का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रमुख मुद्दा है और यही हमारे लिए असली कारण है। गुवाहाटी में बैठकर शिवसेना की आवाज उठाना, ये सम्मान की इस लड़ाई की पृष्ठभूमि है। ये विद्रोह नहीं बल्कि शिवसेना के स्वाभिमान की लड़ाई है। बेशक आज का नेतृत्व यह भी नहीं समझता, यह भी हमारा बहुत बड़ा दुख है। यह संक्षेप में बताने का प्रयास है कि आज हमें किसने बेचा, किसने कब, कैसे और किसको बेचा। इसी में वो आधे लिखते हैं, हम न खत्म होंगे ना हम रुकेंगे, महाराष्ट्र को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, जय महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र संकट का आज 7वां दिन है। उद्धव की कुर्सी जाएगी या बचेगी, हर कोई यही सोच रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर एकनाथ शिंदे से लेकर उन 16 बागी विधायकों ने राहत की सांस ली है जिन्हें डेप्यूटी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था। अब कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना, डेप्यूटी स्पीकर को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया। आज सुबह का सूरज उगते ही 3 जगह हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले असम की राजधानी गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के बागी विधायकों की धुकधुकी शुरू होती है।
एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के वो बागी 16 विधायक अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजा। दूसरा, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सियासी धुकधुकी शुरू होती है, जहां उद्धव सरकार को बचाने और गिराने के लिए पूरा गेम चल रहा है। और तीसरा, देश की राजधानी दिल्ली में हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहती है। हर किसी के मन में यही धुकधुकी होती है कि महाराष्ट्र में 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा? कहीं बागी विधायकों की विधायकी रद्द तो नहीं हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचती है। मुंबई में शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर नेताओं का आवागमन शुरू हो जाता है और फिर वो घड़ी आती है जिसका हर किसी को इंतजार हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में महाविकास अघाड़ी सरकार और एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों के बीच तगड़ी जिरह होती है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायकों को अब 11 जुलाई तक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए शिवसेना के 16 बागी विधायकों को 2 हफ्तों की मोहलत देता है और 11 जुलाई तक कोर्ट महाराष्ट्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी देता है। अवकाशकालीन पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाल की पीठ ने ठीक 2 घंटे की सुनवाई के बाद डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर आदेश पारित किया। डिप्टी स्पीकर हलफनामा दाखिल करेंगे कि आखिर किन किन विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए कब कब नोटिस भेजा और किन नियमों के तहत डिप्टी स्पीकर ने उनको खारिज कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिप्टी स्पीकर अपने ही खिलाफ दी गई अर्जी पर खुद ही जज कैसे बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और भरत गोगेवाल और साथी विधायकों की दोनों याचिकाओं पर डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना के ठाकरे धड़े और केंद्र सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस देकर 5 दिनों में जवाब मांगा। नोटिस के उन जवाबों पर याचिकाकर्ता अगले 3 दिनों में प्रति उत्तर दाखिल करेंगे। सुनवाई शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने बहस की शुरुआत करते हुए स्पीकर के नोटिस को अवैध बताया और कहा कि स्पीकर का नोटिस संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुंबई में उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। बुनियादी अधिकारों पर संकट के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ सीधे आए हैं। जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटीशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं। उन्होंने आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जब डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस भेजा गया तो स्पीकर का नोटिस जारी करना गलत है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपने ये सारी आपत्ति डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई। इस पर एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का फैसला नहीं हो जाता वह अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वो जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। स्पीकर के पास विधायकों की अयोग्यता का फैसला करते समय सभी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खुद स्पीकर ही अविश्वास के दायरे में हैं। ये संवैधानिकता के तहत अस्वीकार्य है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी हैं। रेबिया केस में ये भी कहा गया है कि गलत फैसला करने पर भी स्पीकर को फैसला करने दें। अंतिम निर्णय होने के बाद ही अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। राजस्थान का अपवाद छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है। उनका अंतिम फैसला आने पर कोर्ट में सुनवाई होती है। देश में किसी भी मामले में एक बार कार्रवाई शुरू करने के बाद अध्यक्ष को कार्रवाई करने से रोका नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि स्पीकर के खिलाफ ही अर्जी दी गई है, क्या वो खुद उस अर्जी पर सुनवाई कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर ने रिकॉर्ड पर कहा कि कभी भी उन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया। अगर ऐसा है तो हम हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर स्पीकर को नोटिस मिला तो क्या उन्होंने उसे खुद ही खारिज कर दिया। अगर स्पीकर ने नोटिस को किसी कारण से रद्द किया तो इसका मतलब है कि वो खुद ही अपने मामले में जज बन गए। डिप्टी स्पीकर के वकील राजीव धवन ने कहा कि स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस विधायकों ने अपने रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए नहीं दिया। विधायकों ने जो ईमेल के जरिए नोटिस दिया था वो रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए नहीं था, वो किसी वकील के ईमेल से आया था।
इस पर पीठ ने कहा कि अगर आज हम नोटिस पर कोई आदेश जारी नहीं करते तो डिप्टी स्पीकर के पास हमेशा अधिकार रहेगा अयोग्यता पर फैसले को लेकर। कोर्ट ने सभी बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। अब सबको इंतजार 11 जुलाई का है, जब सुनवाई भी आगे बढ़ेगी और शायद विधायकों के जवाब देने की मोहलत भी। अगर 11 जुलाई से पहले ये जो बागी विधायकों का गुट है ये राज्यपाल के पास चला जाए और फ्लोर टेस्ट की मांग करे तो उस पर भी आप रोक लगाइए कि वो भी ना कर सके, या फिर हमें लिबर्टी दीजिए कि हम उसको चुनौती देने के लिए आपके पास याचिका दायर करें, ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यथास्थिति बहाल रखने को कहा है तो ये फ्लोर टेस्ट की बला कहां से आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी भी खटखटा सकता है, लिहाजा इसे आदेश में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सभी की निगाहें इसी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं 11 जुलाई तक। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी और 12 जुलाई को फैसला आ सकता है, लेकिन आज के अंतरिम ऑर्डर और सुप्रीम फैसले के बीच अभी 14 दिन का वक्त है। 14 दिन के बीच सरकार गिराने और सरकार बचाने को लेकर बड़े खेल खेले जाएंगे। बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ टीम शिंदे ने से पटकनी देने के लिए फ्रंट फुट पर अब शरद पवार है। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, हे मुर्दे आहेत। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आपण बाळासाहेबांचे खंदे समर्थक आहोत। हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। शरद पवार तैयार, इम्तिहान का इंतजार। बीजेपी का मौन, क्या पवार का डर है? बगावत से शुरू हुई सियासी अदावत अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। 11 जुलाई को अगली तारीख पर क्या होगा, ये बड़ा सस्पेंस है। लेकिन 11 जुलाई से पहले क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसके संकेत महाराष्ट्र में दिखने लगे हैं। क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठे हैं क्राइसिस मैनेजर शरद पवार, क्योंकि उद्धव सरकार को बचाने में जुटे हैं शरद पवार, क्योंकि शरद पवार अड़े हैं, उद्धव के साथ खड़े हैं। क्लेम करते हो, बोलते हैं हमारे पास नंबर है। हमें एक ही बात आश्चर्य रहता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों बैठे? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर खूब कर। इसे यूं समझिए, आज उद्धव से ज्यादा चर्चा एनसीपी चीफ शरद पवार की काउंटर रणनीति की हो रही है। ऐसा क्यों? आप दो बातों से समझ सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति आज घूम रही है। बड़ी बात नंबर 1, एनसीपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं बागी विधायक। बड़ी बात नंबर 2, बागी विधायकों को गुवाहाटी से आना पड़ेगा चौपाटी। 2.5 साल ये शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं वो एनसीपी के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई एनसीपी या अन्य पार्टी की कोई तकलीफ हुई नहीं, आज ही क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया ये एक्सप्लेन करने के लिए। शिंदे के शरण में बैठे विधायक एक सुर में यही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं कि शिवसेना के अंदर मौजूदा संकट के पीछे शिवसेना का एनसीपी के संग बेमेल गठजोड है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला है। शिंदे की शर्त भी यही है कि एनसीपी से रिश्ता तोड़ दें तो घर वापसी संभव है, लेकिन उद्धव और शरद पवार एक पेज पर हैं, यानी बगावत कबूल है, लेकिन प्रेशर में पवार से अदावत मंजूर नहीं। लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। सर, उद्धव ठाकरे हमारी कमिटमेंट
शिवसेना को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को। 20 जून को बगावत हुई, लेकिन ऐलान मुंबई से दूर सूरत शहर से किया गया। अब सभी बागी गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। सवाल यही है कि नंबर है तो मुंबई आने से क्या परहेज। सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। शिवसेना में हुई फूट को बीजेपी सत्ता की सीढ़ी के तौर पर देख रही है, लेकिन मोर्चे पर डटे शरद पवार बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। बीजेपी आधी रात को गुप्त मीटिंग तो कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं लग रहा है, चुप्पी साधे हुए है भाजपा कैंप। क्या हो रहा है? रूटीन चल रहा है। जो हमारे दल की जो रूटीन बैठकें होती है, वह बैठकें चल रही है। ये तो मीडिया को लग रहा है कि यह पूरी तरह से उनका, उस दल का निजी मामला है। इस निजी मामले से वे अपने निपटे, इससे हमारा कोई न लेना न कोई देना है। आप सोचेंगे कि बीजेपी की चुप्पी का नैतिक शास्त्र क्या है, तो इसका एक ही जवाब है, शरद पवार। बीजेपी खेमा इस वक्त शरद पवार की रणनीति का तोड़ निकालने में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि सियासी अखाड़े में पवार को मात देना आसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरद पवार के सियासी पावर के मुरीद हैं। उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता, मैं सीखना चाहता। और बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। ये व्याख्या सुनकर आपको पता चलेगा कि बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर क्यों रख रही है। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी। तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था, और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए, उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। और मैं आज बारामती में उनके उस योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। यही है शरद पवार की राजनीति का स्टाइल। सियासी विरोधी भी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। यानी हवा का रुख समझकर ही पवार आगे की रणनीति तैयार कर लेते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा बागी विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे शिंदे आखिरी दांव से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शह और मात के खेल में पवार को हराना आसान नहीं होगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति हर घंटे एक नई करवट ले रही है। बागी नेता एकनाथ शिंदे 21 जून से बार बार यही दोहरा रहे हैं कि असली शिवसेना वही है, यानी बागी गुट असली शिवसेना है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे से शिंदे पार्टी भी हथिया सकते हैं? आगे क्या होगा, इसका जवाब शिवसेना पार्टी के संविधान में मौजूद है। आपको दिखाते हैं शिवसेना का संविधान इस संकट काल में किसके साथ खड़ा है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। देखिए, बागी शिंदे का दावा, असली शिवसेना हमारी। ठाकरे का दावा, शिंदे का दावा झूठा। सबसे बड़ा सवाल, असली शिवसेना अब किसकी? शिवसेना पर उद्धव वर्सेस शिंदे।
उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं, आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना, ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर लोगों के मन में दो बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या सरकार के साथ पार्टी भी जाएगी? पहले सवाल का जवाब अभी मुश्किल है, क्योंकि कुर्सी को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है। इधर से भी दांव चले जा रहे हैं और उधर से भी सियासी खेल जारी है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अब बात दूसरे सवाल की कि क्या बागी गुट उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना की कमान छीन सकता है? तो इसका जवाब शिवसेना पार्टी के संविधान में छिपा है। वही संविधान जिसका विधान शिवसेना में चलता है, वही संविधान जो चुनाव आयोग के पास मौजूद है, वही संविधान जो कहता है कि असली शिवसेना उद्धव के कंट्रोल में रहेगी। यानी बगावत के बावजूद पार्टी को नहीं हथिया सकते एकनाथ शिंदे। ऐसा क्यों, इसे आप समझिए। दरअसल सभी दलों का एक संविधान होता है, संविधान में ही पार्टी चलाने का लिखित विधान मौजूद होता है। शिवसेना के संविधान से जुड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर 1, संविधान में शिवसेना प्रमुख ही सुप्रीम है, यानी उद्धव ठाकरे ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। बागी विधायक अपनी संख्या के हिसाब से पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकते। बड़ी बात नंबर 2, शिवसेना प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा, मतलब ये पार्टी प्रमुख जो फैसला करेंगे उसी फैसले को सभी दूसरे पार्टी के नेताओं को मानना होगा। बड़ी बात नंबर 3, शिवसेना प्रमुख के पास सारी शक्तियां हैं, मतलब ये कि पार्टी से किसी को बेदखल करना हो या फिर पार्टी से जुड़ा कोई छोटा या बड़ा निर्णय लेना हो, सभी अधिकार शिवसेना प्रमुख के हाथों में है। बड़ी बात नंबर 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह, मतलब ये कि शिवसेना प्रमुख चाहें तो किसी भी विषय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सलाह ले सकते हैं। बीते शनिवार को बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। साफ है कि पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले एकनाथ शिंदे असली शिवसेना को कंट्रोल नहीं कर सकते। शिवसेना के संविधान में शिंदे के भविष्य से जुड़ा जवाब भी मौजूद है, यानी पार्टी में बगावत से निपटने का तरीका क्या होगा। आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। शिवसेना प्रमुख पार्टी में सबसे पावरफुल क्यों है? यानी कि पार्टी प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में जन प्रतिनिधियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी होते हैं, मतलब जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख। 2018 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख चुना गया था। प्रतिनिधि सभा ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन करती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 मेंबर होते हैं। पार्टी प्रमुख की तरफ से 5 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावर। अब सवाल है कि शिंदे पर शिवसेना प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे क्या एक्शन ले सकते हैं, इस पर पार्टी संविधान क्या कहता है। पार्टी की संविधान के मुताबिक शिवसेना प्रमुख के पद पर बैठे उद्धव ठाकरे किसी को भी निकाल सकते हैं। भले ही शिवसेना के विधायक बगावत कर शिंदे के पास चले गए हों, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, कोई भी शिंदे के साथ नहीं है। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर अभी भी उद्धव ठाकरे का ही वर्चस्व है। अब सवाल है कि शिवसेना में बगावत की स्क्रिप्ट लिखने वाले शिंदे क्या पार्टी संविधान में बदलाव करवा सकते हैं।
शिवसेना का संविधान कहता है कि संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। अगर किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतभेद होते हैं तो ऐसे में शिवसेना प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी पर सर्वमान्य और बंधनकारी होगा। मतलब ये कि अगर 2/3 विधायक शिंदे नहीं जुटा सकते तो सभी की सदस्यता जाएगी, और अगर 2/3 विधायक को तोड़ने में वो कामयाब रहे तो बागी गुट के पास किसी और पार्टी में विलय करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो शिवसेना के संविधान के नजरिए से आपने पूरी रिपोर्ट समझी एकनाथ शिंदे की स्थिति और स्थिति उद्धव ठाकरे की। अब आपको दिखाते हैं पूरे महाराष्ट्र संकट में कैसे संजय राउत एकनाथ शिंदे को ललकार रहे हैं, और संजय राउत के बयानों पर महाराष्ट्र में बागी विधायकों के समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया है। गुवाहाटी के होटल में भी बागी विधायकों ने संजय राउत के बयान पर आपत्ति जताई, लेकिन बागियों पर गरजते गरजते संजय राउत पर ईडी की बिजली आ गिरी। जी हां, संजय राउत को ईडी ने एक जमीन घोटाले को लेकर समन भेजा है। अब राउत बोल रहे हैं चाहे उनका सिर कलम हो जाए, वो शिवसेना के लिए बोलते रहेंगे। महाराष्ट्र के संकट पर एक जंग शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच भी जबरदस्त चल रही है। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर उद्धव ठाकरे सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव की कुर्सी कब तक है? उद्धव ठाकरे कब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं? देश भर में इस वक्त इसी की चर्चा है। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के विधायकों के साथ बैठे और संजय राउत मुंबई से उन्हें ललकार रहे हैं। संजय राउत ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है। इतना ही नहीं, संजय राउत बागी एकनाथ शिंदे को खुली धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को मुंबई तो आना ही पड़ेगा, गुवाहाटी में बैठकर हमें क्या सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो? शिवसैनिक जमीन पर हैं, हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने संयम नहीं खोया। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बजते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार, बस। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरफ से नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी, जिसका नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखने की बात कही गई थी। इस पर भी संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा कि अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ, हमारे बाप का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायकों के बारे में कह दिया कि जो लोग वहां बैठे वो जिंदा लाश हैं, वो मुर्दा है, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। संजय राउत के इस बयान पर बवाल हो गया और अब वो इस पर सफाई भी दे रहे हैं। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा कौमें।
ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय राउत जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के पुणे में संजय राउत के बयान पर भड़कता हुआ ये आक्रोश देखिए। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक संजय राउत का पुतला दहन कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन संजय राउत आज भी अपने बयान पर कायम है। वो आज भी एकनाथ शिंदे को जमकर कोस रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। एकनाथ शिंदे ने बागी बनकर शिवसेना को हिला दिया है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि शिवसेना का हिंदुत्व अब वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था। लेकिन संजय राउत शिवसेना के हिंदुत्व पर भी सफाई दे रहे हैं। आज तो संजय राउत यहाँ बैठा है, वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है। आप सब लोग शिवसेना की देन है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो भाषा है, हम मर जाएंगे हिंदुत्व के लिए। 50 साल में 40 साल में हिंदुत्व के लिए कौन मरा है, उसको इतिहास गवाह। तो जुबान आपने सबकी सुन ली। महाराष्ट्र में खेल चालू आहे।